एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर ललित अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, चिकित्सा विज्ञान संस्थान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। आज मैं स्पीक हेल्थ सीरीज के अंतर्गत आपसे एक बहुत ही कॉमन एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। आखिर ओवर एक्टिव ब्लैडर होता क्या है? यूरिनरी ब्लैडर तो हम जानते हैं, पेशाब की थैली को हम कहते हैं। ओवर एक्टिव मीन्स उसका ज़्यादा काम करना, मीन्स अति सक्रिय मूत्राशय। यह होता क्या है ओवर एक्टिव ब्लैडर? इसमें व्यक्ति को बार बार पेशाब जाने की तीव्र इच्छा होना, या बार बार पेशाब जाना, या फिर कभी कभी पेशाब टॉयलेट जाने से पहले ही पेशाब का निकल जाना और रिस जाना, यह समस्याएं होती है। आखिर कितना कॉमन है ये इंडिया में? तो इंडिया में बहुत सारी स्टडीज नहीं है, फिर भी अप्रॉक्सीमेट 50% तक यह कॉमन होता है। ये खासकर महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है और काफ़ी बार महिलाएं इसे इग्नोर कर देती हैं, ऐसे सिम्टम्स को। वैसे व्यक्ति को इसमें काफ़ी उसकी दिनचर्या में इसका प्रभाव पड़ता है और उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आखिर इसके कारण क्या है? क्यों होता है ये ओवर एक्टिव ब्लैडर और अति सक्रिय मूत्राशय? कई बार इसका संबंध दिमाग से रिलेटेड बीमारियों या ब्रेन या स्पाइन से रिलेटेड बीमारियों की वजह से होता है, जैसे पार्किंसंस डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ओवर स्ट्रोक मीन्स ब्रेन में खून का थक्का जमना, या फिर डायबिटिक न्यूरोपैथी। कई बार गदूद से रिलेटेड समस्याएं, प्रोस्टेट से रिलेटेड समस्याएं, जैसे प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेट कैंसर या पीपीएच में भी ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। या फिर उसकी व्यक्ति की दिनचर्या से संबंधित समस्याएं, या फिर यूरिन में इन्फेक्शन, ब्लैडर स्टोन्स, ब्लैडर कैंसर। और काफ़ी मरीजों में इसके कोई कारण नहीं होते हैं। तो यह तो हमने जाना यह होता क्या है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है। अब हम इसे कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? जिन भी व्यक्तियों में यह समस्या है, जैसे बार बार पेशाब का होना, पेशाब को ना रोक पाना, या पेशाब का कपड़ों में निकल जाना, ऐसे पेशेंट में हम कहते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर है। खासकर और सब बीमारियां जैसे यूटीआई, स्टोन्स वगैरह, प्रोस्टेट वगैरह रूल आउट करने के बाद, तो हम ऐसे पेशेंट्स में पहले यूरिन का एग्जामिनेशन करते हैं, यूरिन रूटीन एनालिसिस, यूरिन कल्चर। फिर हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन विद पीवीआर। उसमें पीवीआर देखते हैं आखिर पेशाब की थैली में यूरिन करने के बाद भी कितना पेशाब बचता है। हम इसमें यूरोफ्लोमेट्री भी कर सकते हैं। जनरली ओवर एक्टिव ब्लैडर में यूरिन का फ्लो ज़्यादा होता है और टावर शेप पैटर्न होता है। ऐसे पेशेंट में हम उन्हें वर्डिंग डायरी बनाने के लिए भी कहते हैं। उसमें पेशेंट दिन में कितना पानी पीते हैं, किस टाइम पीते हैं, यूरिन कितनी बार जाते हैं, किस टाइम जाते हैं, उसकी मात्रा क्या है, इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। समटाइम्स कभी कभी हमें सिस्टोस्कोपी, पेशाब की थैली की दूरबीन से जांच, या यूरोडायनेमिक स्टडी, कंप्यूटर से पेशाब की थैली की जांच, इन इन्वेस्टिगेशंस की भी जरूरत पड़ती है। इसकी ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं? हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आज के टाइम में उपलब्ध हैं? ये बहुत ही कॉमन समस्या है और हमें इसे इग्नोर नहीं करना है। कोई ऐसी समस्या हो तो अपने यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। पहले इसमें हम बिहेवियरल थेरेपी या लाइफस्टाइल चेंजेस एडवाइज करते हैं। पानी का बहुत मात्रा में सेवन ना करना, जितनी जरूरत हो उतना ही पानी पीना, जैसे अप्रोक्सीमेट 1.5 से 2 लीटर पर डे। या फिर वेट का कम करना, वजन ज़्यादा है वजन को कम करिए। स्मोकिंग, एल्कोहल को छोड़ना। या फिर कुछ चेंजेस बताते हैं, जैसे टाइमली वॉइडिंग, जैसे यूरिन लगे उसी टाइम आप वॉइड करने चले जाएं, पेशाब करने के लिए जाएं हर 2 घंटे में। या फिर हम ब्लैडर ट्रेनिंग के लिए एडवाइस करते हैं, थोड़ी देर पेशाब रोकने की कोशिश करना। पहले 1 से 2 घंटे रोका, फिर 2 से 3 घंटे रोकना, ऐसे धीरे धीरे हमें बढ़ाना है ताकि ब्लैडर ट्रेन हो इसके लिए। या फिर हम पेल्विक फ्लोर मसल थेरेपी, जिसमें हम मांसपेशियां, जो पेल्विक की मांसपेशियां होती हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाएं। उसमें उन्हें सिखाया जाता है, या तो यूरोलॉजिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा, मांसपेशियों को हर 5 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करें, लैट्रिन के रास्ते के पास वाली मांसपेशियां, फिर धीरे धीरे उन्हें छोड़ें।
ऐसे कम से कम 10 बार करना होता है और दिन में 3 बार ये सेट करना होता है। तो या फिर हम लाइफस्टाइल चेंजेस में कैफीन से रिलेटेड जो भी कैफिनेटेड मेडिसिन हैं या बेवरेजेस हैं, चाय कॉफ़ी, उनकी मात्रा भी कम करना है। तो यह सब हमें ध्यान रखना है। इन सब चीज़ों से भी आराम नहीं होता है तो फिर हम मेडिसिन एडवाइस करते हैं। मेडिसिन में भी हमारे पास एक तो एंटीकोलिनर्जिक है, जिसमें सोलिफेनासिन, डेरिफेनासिन, टोल्टेरोडीन, यह सब दवाएं उपलब्ध हैं। या फिर दूसरा हम बीटा 3 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट दे सकते हैं, जिसमें मीरा बैकग्राउंड होता है, जैसे 50 mg हम जनरली देते हैं। तो इन दोनों दवाइयों की एफिकेसी ऑलमोस्ट एंटीकोलिनर्जिक और बीटा 3 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट ऑलमोस्ट बराबर है। तो किसी पेशेंट को जनरली हम एंटीकोलिनर्जिक प्रेफर करते हैं, यह थोड़ी सस्ती पड़ती है एज कम्पेयर टू मीरा बैकग्राउंड। हाँ, अगर पेशेंट को हार्ट से रिलेटेड बीमारी है तो हम मीरा बैकग्राउंड प्रेफर नहीं करते हैं। या फिर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, आई से रिलेटेड ग्लोकोमा है, तो ऐसे, या ड्राई माउथ है, ऐसे पेशेंट में हम एंटीकोलिनर्जिक प्रेफर नहीं करते हैं। तो ये हुआ मेडिकल थेरेपी। अगर पेशेंट मेडिकल थेरेपी से भी आराम नहीं है तो उसे हम रिफ्रैक्टरी ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। तो उसमें भी हमारे पास ऑप्शंस उपलब्ध हैं, सैक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन या इंटरस्टीम थेरेपी, जिसमें हम पेशाब का कंट्रोल स्पाइन से होता है। तो स्पाइन में हम एक पेस मेकर, जैसे हार्ट में पेस मेकर डालते हैं, वैसे इम्प्लांट डालते हैं। वो धीरे धीरे जो बैलेंस स्पाइन और पेशाब की थैली की नर्व्स में गड़बड़ा गया है उसको ठीक करते हैं, नियंत्रित करते हैं। या फिर हम पीटीएनएस कर सकते हैं, पोस्टीरियर टिबियल नर्व स्टिमुलेशन। उसमें भी पीटीएनएस जो नर्व है उसको स्टिमुलेट करती है, उससे वो कंट्रोल ठीक हो जाता है। या हम पेशाब की थैली में बोटुलिनम इंजेक्शन दे सकते हैं। तो ये सब हुआ हमारे पास फर्स्ट लाइन बिहेवियरल थेरेपी, सेकेंड लाइन दी बोटुलिनम इंजेक्शन या पीटीएनएस या सैक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन। इनसे भी कुछ पेशेंट्स ठीक नहीं होते हैं तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास सर्जरी होता है। सर्जरी में हम या तो पेशाब की थैली की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, जिसे ब्लैडर ऑगमेंटेशन कहते हैं, या फिर लास्ट रिजोर्ट हमें कई बार पेशाब की थैली निकालनी पड़ती है और पेशाब की थैली का रास्ता यहाँ पे बनाना पड़ता है एब्डोमिनल वॉल में, जिसे हम कॉन्ड्यूइट कहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से यह सब जानकारी शेयर करने के बारे में, ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में। तो अब आगे से कभी भी किसी को ये सिम्टम्स हों तो अपने जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन या यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, इग्नोर ना करें। एंड थैंक यू सो मच। ध्यान रखें।